हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सनलाइट एब्जॉर्ब होता है और केमिकल इसमें रिएक्शन होता है जिससे फूड बनता है। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है वो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी का यूज करके सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और फूड बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिस है ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसी की वजह से जो लाइफ है वो अर्थ पे प्रेजेंट है। अल्टीमेटली जितने भी सारे लिविंग फॉर्म्स हैं, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स हैं, वो डिपेंड करते हैं सनलाइट फॉर एनर्जी। ये प्राइमरी सोर्स है ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस। हम एक वेरीगेटेड लीफ लेंगे। जो वेरीगेटेड लीफ है वो पार्शियली कवर्ड होता है ब्लैक पेपर से और इसमें हम लाइट डालेंगे। जो ब्लैक पेपर से कवर्ड पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो दूसरा पार्ट है जो अनकवर्ड है वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगा। हम टेस्ट करेंगे, स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट यूज करेंगे और ये शो करता है जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स में होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ए पार्ट ऑफ लीफ इज इंक्लोज्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, जो पार्ट ऑफ लीफ है उसमें इंक्लोज होगा, कंटेनिंग KOH सोक्ड कॉटन। एक कॉटन है जिसमें KOH प्रेजेंट है। अब ये जो KOH है ना, ये एब्जॉर्ब करता है CO2। जो अदर पार्ट ऑफ लीफ है इट इज एक्सपोज टू एयर, तो जो अदर पार्ट है वो एयर को एक्सपोज करेगा और इसे हम लाइट में रखेंगे फॉर सम टाइम। टेस्ट करेंगे फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे। जो एक्सपोज पार्ट है सनलाइट के, वो पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा स्टार्च का, और जो पोर्शन है टेस्ट ट्यूब में उसमें नेगेटिव टेस्ट आएगा, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें KOH प्रेजेंट है, वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो इससे पता चलता है जो CO2 है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले जोसेफ प्रीस्टली ने एक्सपेरिमेंट किया 1770 में। उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट जिससे प्रूफ किया जो एयर का रोल है ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स में, और उसने डिस्कवर किया ऑक्सीजन इन 1774। उन्होंने ऑब्जर्व किया कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज्ड बेल जार। आपने क्लोज्ड बेल जार लिया, इसमें कैंडल को रखा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एग्जॉस्टेड, मतलब ये बुझ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इसमें माउस रखा, वो क्या करेगा? सफोकेट करेगा। उसने कंक्लूड किया जो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल है वो डैमेज कर रहा है एयर। उसके बाद उसने ना मिंट प्लांट को ना प्लेस किया सेम बेल जार में जहां पे माउस और कैंडल बर्न कर रहा था, और उसने देखा जो माउस है वो अलाइव रहा और जो कैंडल है कंटिन्यू टू बर्न, वो बर्न करते रहा। और उसने हाइपोथेसिस दिया जो प्लांट है वो रीस्टोर कर रहा है एयर, जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर रहा है और यूज कर रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया यान इंगलहाउस ने। उसने ना सेम सेटअप लिया जो प्रीस्टली ने सेटअप लिया था और उसको प्लेस किया एक बार डार्क में और दूसरी बार उसको सनलाइट में प्लेस किया। उन्होंने शो किया जो सनलाइट है वो एसेंशियल है प्लांट के लिए फॉर प्यूरिफिकेशन द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और एनिमल। बर्निंग कैंडल और एनिमल ने जिस एयर का यूज किया उसको प्यूरिफिकेशन और रिस्टोर करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया विद एक्वेटिक प्लांट और शो किया जब ब्राइट सनलाइट होती है तो एक्वेटिक प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो बबल्स बनाता है और जब डार्कनेस होती है तो बबल्स नहीं बनते हैं। लेटर उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो बबल्स है वो ऑक्सीजन गैस है और उन्होंने शो किया सिर्फ जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वही ऑक्सीजन रिलीज करता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया जूलियस वॉन सैक्स ने 1854 में। उन्होंने बताया जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होता है ग्रोइंग प्लांट में और ये यूजुअली स्टोर होता है एज स्टार्च, और जो क्लोरोफिल है ये लोकेट होता है स्पेशल बॉडीज में जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो ग्लूकोज है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में बनता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बाय TW इंगलमैन। इन्होंने लाइट को स्प्लिट किया यूजिंग प्रिज्म इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट को स्प्लिट किया, एलिमिनेटेड ए ग्रीन एल्गी, और उस लाइट के पास एक ग्रीन एल्गी लिया क्लैडोफोरा जो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लेस्ड इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। साथ में सस्पेंशन लिया एरोबिक बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। अब ये जो ग्रीन एल्गी है फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा और जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पे जो बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट करेगा। और इन्होंने ऑब्जर्व किया जो बैक्टीरिया था वो एक्यूमुलेट किया मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। ब्लू एंड रेड लाइट के पास ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट किया स्प्लिट स्पेक्ट्रम का, मतलब ब्लू एंड रेड लाइट के पास ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ था, ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था और जो ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे एक्यूमुलेट किया। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा था फोटोसिंथेसिस का। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या बताता है? कहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो ब्लू एंड रेड लाइट के रीजन पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था और ये ऑल्सो रिजेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा जो लाइट है ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो ब्लू एंड रेड लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल A एंड B, और जो एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो दोनों रिजेंबल करते हैं। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ये डिस्कवर हो गया जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बना
बनाते हैं फ्रॉम CO2 एंड वाटर। अगर हम इंपेरिकल इक्वेशन की बात करें और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट CH2O प्लस O2 देता है। ये जो CH2O है ये इंपेरिकल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बाय कॉर्नेलियस वैन नील। ये जो वैन नील था ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इन्होंने कंडक्ट किया कुछ स्टडीज इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया और इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया जो फोटोसिंथेसिस है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट के प्रेजेंस में होता है, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होना चाहिए जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, बट ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा CO2 को ताकि कार्बोहाइड्रेट बन जाए। तो इस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जैसे H2A प्लस CO2। तो ये जो कंपाउंड है खुद ऑक्सीडाइज होके 2A बनाएगा, बट ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा CO2 को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये CH2O मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर बनाएगा। अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें, जो वाटर है ये हाइड्रोजन डोनर है, ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 में और हाइड्रोजन डोनेट करेगा CO2 को, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अब ये जो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये H2S यूज करते हैं एज हाइड्रोजन डोनर। तो मतलब ये हाइड्रोजन डोनेट करेंगे CO2 को, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और साथ में ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो सल्फर और सल्फेट मिलेगा। इस केस में ना कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। सो इससे हमें पता चला जो ऑक्सीजन है इवॉल्व होता है बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर। वाटर से ऑक्सीजन आता है, CO2 से ऑक्सीजन नहीं आता। दिस वाज लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। रेडियो आइसोटोप टेक्निक में क्या किया, जो वाटर है इसके ऑक्सीजन को हम रेडियो एक्टिव बना लेंगे, तो जब ऑक्सीजन रिलीज होगा वो भी रेडियो एक्टिव होगा। ओवरऑल जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का वो है 6CO2 प्लस 12H2O लाइट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये जो फोटोसिंथेसिस है इट इज नॉट ए सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप। तो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो इसको आगे हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस साइड। जो फोटोसिंथेसिस है ये ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स में और ये हेल्प करता है टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन मेम्ब्रेनस सिस्टम, तो इसमें मेम्ब्रेन लाइक सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेले एंड फ्लूइड स्ट्रोमा का। अब जो ग्रेना है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है ग्रेनम। तो ईच ग्रेनम इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड थैलाकॉइड और लैमेले। तो मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो है वो प्रेजेंट होता है जिसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। अब ये जो थैलाकॉइड है जब ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो मिलके ये ग्रेनम बनाते हैं और ये जो ग्रेनम का ग्रुप है इसे हम ग्रेना कहते हैं। अब ये जो ग्रेना है एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं स्ट्रोमा लैमेले से। तो स्ट्रोमा लैमेले ग्रेना को कनेक्ट करता है और इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, जहां पे ग्लूकोज और स्टार्च की सिंथेसिस होती है। द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप लाइट एनर्जी। अब ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और ATP और NADPH की सिंथेसिस करता है और इसे हम लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। वेराज जो अंदर स्ट्रोमा फ्लूइड रीजन है इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, एंजाइम का रिएक्शन होता है। जो CO2 है वो प्लांट के अंदर जाता है और सिंथेसाइज करता है शुगर, जो इन टर्न क्या बना देता है, स्टार्च बना देता है। इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं और कार्बन रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ डार्कनेस में होता है और ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल में जो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ATP NADPH उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ATP NADPH प्रेजेंट है तब डार्क रिएक्शन जो है वो होता है। नेक्स्ट है पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो पिगमेंट है वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी एबिलिटी है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। अब हम जो लीफ में डिफरेंट पिगमेंट्स है ना उसे हम सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। सबसे पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल A। इसका जो कलर है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर जो है हमें क्रोमेटोग्राम में दिखाई देता है। क्लोरोफिल B का येलो ग्रीन कलर दिखाई देता है, ज़ेंथोफिल का येलो और कैरोटीनॉइड्स का येलो से येलो ऑरेंज कलर दिखाई देता है। डिफरेंट वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप क्लोरोफिल A को देखोगे तो ये ब्लू और रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है बाय क्लोरोफिल A वो ब्लू और रेड रीजन में होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और वहीं पे ना हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो दिखाई देता है। मतलब जो क्लोरोफिल A है इसे हम चीफ पिगमेंट कहते हैं एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। और जो बाकी पिगमेंट्स है जैसे क्लोरोफिल B, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इसे हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। अब ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में और ट्रांसफर कर देते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल A में। और साथ में ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल A को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अगर सारी लाइट एक साथ ना क्लोरोफिल A एब्जॉर्ब कर लेना तो वो डैमेज हो सकता है, जिसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। वेरस जो एक्सेसरी पिगमेंट है क्लोरोफिल A को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन। जो थैलाकॉइड और ग्रेना रीजन है वहां पे लाइट रिएक्शन होता है।
इसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं क्योंकि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होकर केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट लाइक एटीपी, NADPH का फॉर्मेशन होता है। अब जितने भी पिगमेंट्स है ना वो ऑर्गेनाइज होते हैं टू डिस्क्रीट, तो दो तरह के ना फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में प्रेजेंट। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है, इनका जो नाम है इस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। तो पहले PS1 डिस्कवर हुआ था, फिर PS2। अब ये जो फोटो सिस्टम है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और साथ में एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बाउंड टू प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ एक्सेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जितने भी सारे पिगमेंट्स हैं अदर देन क्लोरोफिल ए वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं जिसे एंटीना कहते हैं। एंटीना में जो पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए में। अब जो सिंगल क्लोरोफिल ए है उसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना वो फोटो सिस्टम बनाता है। जो फोटो सिस्टम 1 है इसमें जो रिएक्शन सेंटर है जो क्लोरोफिल ए है मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर, तो उसे हम P700 कहते हैं। वेरएस PS2 में जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होता है 680 नैनोमीटर, तो इसे हम P680 कहते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पहले PS2 आता है फिर PS1 आता है। जो PS2 है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ में। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या करता है, पास करता है इलेक्ट्रॉन थ्रू ए चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे चेन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जिसमें साइटोक्रोम्स होते हैं। साइटोक्रोम्स में प्रोटीन के साथ आयरन कॉपर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। अब ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है डाउनहिल होता है। डाउनहिल का मतलब क्या, एनर्जी का रिलीज होता है और उस एनर्जी से यहाँ पे एटीपी बनता है। इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, रिडॉक्स पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है यहाँ पे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये मूव करता है टुवर्ड्स PS1। तो जो पिगमेंट ऑफ PS1 है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन है PS1 में वो एक्साइटेड होता है। जो PS1 है ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की और जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसका ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हैं डाउन हिल टू ए मॉलिक्यूल ऑफ NADP+ और साथ में इसकी रिडक्शन होती है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NADPH+H+ बनाता है जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है। अगर आप देखोगे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है PS2 से PS1 की तरफ हो रहा है और फाइनली डाउन हिल टू NADP+ की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। अगर आप ये शेप देखोगे तो ये एक Z शेप बनाता है जिसे हम Z स्कीम कहते हैं, जिगजैग शेप में होता है। और ये जो शेप है इसलिए बन रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो प्लेस होते हैं सीक्वेंस ऑन ए रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अब ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल है ये लोअर से हायर रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल की सीक्वेंस में होता है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है इन PS2 ये लोकेट करता है इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो PS2 में प्रेजेंट होता है। जो वाटर है वो स्प्लिट करके H+O एंड इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2H2O से 4H+ O2+ 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नीडेड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन दैट आर मूव्ड फ्रॉम PS2। देखो PS2 से PS1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया था, तो PS2 को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलते हैं, वाटर स्प्लिटिंग से मिलते हैं। जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट होता है बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड। जो प्रोसेस है जिसमें ATP सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, उसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अगर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें इसमें भी ATP का सिंथेसिस होता है फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है तो इसे हम फोटो, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो जुड़ता है तो इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है। पहला है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, जो Z स्कीम है इसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं जो सीरीज में काम करते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड 1। और ये जो दोनों फोटो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड होते हैं इन Z स्कीम, और इसमें ATP+ NADPH+H+ जो है वो सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये स्ट्रोमा लैमेली में होता है। स्ट्रोमा लैमेली दो ग्रेना को कनेक्ट करता है और इसमें सिर्फ PS1 जो है वो फंक्शनल होता है। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सर्कुलेट करते हैं फोटो सिस्टम 1 में, और जो ATP की सिंथेसिस होती है ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो लैमेली ऑफ ग्रेना है इसमें फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो जो लाइट है PS1 पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से
वापस PS1 में आता है और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। तो जो स्ट्रोमा लैमेली की मेम्ब्रेन है उसमें फोटोसिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस नहीं होती। जो इलेक्ट्रॉन है वो NADP प्लस के पास नहीं जाते, बट वो साइकिल करके वापस PS1 के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें सिर्फ ATP की सिंथेसिस होती है, NADP H+ की सिंथेसिस नहीं होती। Whereas साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब भी हो सकता है जब लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल। अगर लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा अवेलेबल है तब भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। नेक्स्ट है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस की बात करेंगे जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो ATP सिंथेसिस है लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट होता है, मतलब जो प्रोटॉन है उसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो उसी की वजह से ATP की सिंथेसिस होती है और फॉलोइंग स्टेप्स है जो कॉज करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। हमें यहाँ पे एक थैलेकॉइड दिया, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, अंदर ल्यूमन है और बाहर क्या है, स्ट्रोमा है। अब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे ना PS2 प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट है। यहाँ पे PS1 प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पे और बाहर की तरफ FD मतलब फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस प्रेजेंट है जो NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है अकर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। हमें पता है जो PS2 है इसके साथ एसोसिएट करता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है। जो वाटर है ये H+ रिलीज करता है, साथ में O2 रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन तो PS2 में चला जाता है। अब ये जो H+ है ये एक्यूमुलेट करता है इन द ल्यूमन ऑफ द थैलेकॉइड। तो थैलेकॉइड के ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं थ्रू द फोटोसिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है तो जो प्रोटॉन है बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। अब याद रखना जो ये मेम्ब्रेन है इसकी आउटर तरफ ना प्लास्टोक्विनोन प्रेजेंट होता है। जो प्लास्टोक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेगा PS2 से, साथ में ये स्ट्रोमा रीजन से हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट करता है। तो ये PQH2 बनाता है और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर करता है ना तो ये H+ को अंदर की तरफ शिफ्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। आउटर साइड में PQ प्रेजेंट होता है, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू H कैरियर। सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन रिमूव करके वाइल ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पास ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास करता है टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये इनर साइड पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन कैरियर। प्रोटॉन को वो रिलीज करता है इनटू द ल्यूमन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ल्यूमन में H+ रिलीज करता है तो H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। थर्ड है द NADP रिडक्टेस एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो स्ट्रोमा साइड पे NADP रिडक्टेस एंजाइम प्रेजेंट है। वो क्या करता है, स्ट्रोमा रीजन से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NADPH बनाता है। सो एज ए रिजल्ट स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम होती है और ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। जो NADP प्लस है ये इलेक्ट्रॉन लेता है PS1 से, साथ में ये प्रोटॉन लेता है स्ट्रोमा रीजन से। एज ए रिजल्ट स्ट्रोमा में जो H+ की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है और जो ल्यूमन है उसमें H+ या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बनता है अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। डिक्रीज इन pH इन द ल्यूमन। ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो जाता है pH में। नेक्स्ट है द ATP सिंथेस। ये ATP की सिंथेसिस करता है ये एंजाइम। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन। अब क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अंदर H+ ज्यादा होते हैं और स्ट्रोमा रीजन में कम होते हैं। अब ये जो ग्रेडियंट है ये ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा रीजन की तरफ H+ की मूवमेंट होती है। तो जो ATP सिंथेस एंजाइम है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है CF0। ये जो CF0 वाला पार्ट है इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये बनाता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। तो एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है जिससे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये एक चैनल बनाता है जिससे जो प्रोटॉन है ये ल्यूमन रीजन से स्ट्रोमा रीजन की तरफ मूव करते हैं थ्रू CF0। ATP सिंथेस का सेकंड पार्ट है CF1। इट प्रोट्रूड ऑन द आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर तरफ CF1 जो है वो प्रेजेंट होता है। द एनर्जी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन है उससे एनर्जी रिलीज हुई है। इट कॉज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज इन CF1 पार्टिकल। तो CF1 पार्टिकल में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो ये एंजाइम है सिंथेसाइज करता है ATP मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल केमी ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। ए प्रोटॉन पंप, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जब उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी एनर्जी से जो प्रोटॉन है ल्यूमन में मूव करता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब ल्यूमन और स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है और ATP सिंथेस की रिक्वायरमेंट है तो इससे ATP की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ATP एंड NADPH। जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का वो है ATP NADPH and O2। जो डार्क रिएक्शन है उसमें ATP NADPH
NADPH यूज होता है टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो शुगर की सिंथेसिस होती है डार्क रिएक्शन में, तो इसे हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता लाइट रिएक्शन पे, बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल। तो जैसे लाइट अनअवेलेबल हो गया तो बायोसिंथेटिक जो फेज है वो कंटिन्यू करता है फॉर सम टाइम, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। और जैसे लाइट अवेलेबल होता है ये जो सिंथेसिस है वो शुरू हो जाता है। इसमें CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके CH2ON बनाता है जो शुगर होता है। और जो CO2 एसिमिलेशन है, जो फिक्सेशन ऑफ CO2 है फोटोसिंथेसिस में, वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला है C3 पाथवे। इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है CO2 फिक्सेशन से, वो 3 कार्बन का एसिड बनता है जिसे हम PGA कहते हैं। मेल्विन केल्विन ने स्टडी किया था एल्गी का फोटोसिंथेसिस और उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव कार्बन 14। और उन्होंने डिस्कवर किया जब CO2 का फिक्सेशन होता है C3 पाथवे में तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बनता है जिसे PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। वेरस C4 पाथवे में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है CO2 की फिक्सेशन के बाद वो है OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। सबसे पहले हम केल्विन साइकिल की बात करेंगे। ये जो पाथवे है ये ऑपरेट होता है साइक्लिक मैनर में। साइक्लिक मैनर में ये पाथवे होता है। 5 कार्बन का कीटो शुगर है जिसे राइबोलोस बिसफॉस्फेट कहते हैं RUBP, ये वापस रीजनरेट होता है इस साइकिल में। और ये जो केल्विन साइकिल है ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है, चाहे C3 या C4 पाथवे वो फॉलो करते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। इसमें जो RUBP है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट, जो 5 कार्बन का कीटो शुगर है, ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, तो ये CO2 एक्सेप्ट करता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। CO2 इज फिक्स्ड बाय RUBP। जो RUBP है CO2 को फिक्स करता है, उसके बाद वो डिसोसिएट करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है 3PGA। 3PGA होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम CO2 ऐड करने में हेल्प करता है उसे हम RUBP कार्बोक्सिलेज कहते हैं। अब ये जो एंजाइम है इसकी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होती है, मतलब ये ऑक्सीजन को फिक्स भी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, या इसको हम रुबिस्को कहते हैं। सेकंड स्टेप है रिडक्शन। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिससे ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। तो पर CO2 मॉलिक्यूल जब एक CO2 फिक्स होता है ना, तो 2 ATP और 2 NADPH इस स्टेप में यूज होते हैं। जो ATP है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इस कंपाउंड के साथ जुड़ता है, इसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और साथ में जो NADPH है NADP प्लस में कन्वर्ट होता है, जो हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के साथ जुड़ता है, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल एंड 6 टर्न ऑफ द साइकिल नीड टू रिमूव 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। अभी हमने यहाँ पे एक CO2 फिक्स किया था। जब ये साइकिल आप 6 टर्न लेते हो, 6 टर्न में जो CO2 है वो 6 टाइम फिक्स होता है, तब क्या होता है, जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इस पाथवे से बाहर निकलता है और उसके बाद जो ट्रायोस फॉस्फेट है उसकी वापस फॉस्फोराइलेशन होता है, ATP ADP में कन्वर्ट होता है और वापस आपको राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट मिल जाता है। थर्ड स्टेप है रीजनरेशन ऑफ RUBP। काफी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द साइकिल, क्योंकि अगर वापस RUBP बनेगा तभी फिर से CO2 फिक्स होगा। इट रिक्वायर 1 ATP। अब एक ATP की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फॉस्फोराइलेशन जिससे RUBP बनता है। तो जब भी एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है तो 3 ATP मॉलिक्यूल और 2 NADPH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH। अगर आप देखोगे ATP ज्यादा यूज हो रहे हैं, NADPH सिर्फ 2 यूज हो रहे हैं इन डार्क रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई शायद साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो टेक प्लेस होता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनता है, तो इस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। तो अगर आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हो तो 6 टर्न ऑफ इस साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 6 CO2 मॉलिक्यूल जो है वो यूज होंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। ओवरऑल इस प्रोसेस में 18 ATP यूज होंगे, 18 ADP मिलेंगे, 12 NADPH यूज होते हैं तो 12 NADP जो है मॉलिक्यूल वो मिलते हैं। नेक्स्ट है द C4 पाथवे। इसे हम हैच एंड स्लैश पाथवे कहते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये उन प्लांट्स में पाया जाता है विच आर एडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा सनलाइट होता है, तो उन प्लांट्स में C4 पाथवे पाया जाता है। इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है आफ्टर फिक्सेशन ऑफ CO2 वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का एसिड है, सो दैट्स व्हाई इसे हम C4 पाथवे कहते हैं। दीज प्लांट्स हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। इन प्लांट्स का ना स्पेशल लीफ का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। दे लैक प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है, सो दैट्स व्हाई इनकी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास की। द लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल के अराउंड ना
लार्ज सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं C4 प्लांट में, उन्हें हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। और ये जो एनाटॉमी है इसे हम क्रंच एनाटॉमी कहते हैं। क्रंच एनाटॉमी का मतलब क्या है कि वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं बंडल शीथ सेल। अब ये जो बंडल शीथ सेल्स है इनकी सेवरल लेयर भी होती है अराउंड द वेस्कुलर बंडल, और एग्जांपल है जो C4 प्लांट्स है मेज एंड सोरगम। अब ये जो बंडल शीथ सेल्स है ना, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल होती है, इनपर्वियस टू गैसियस एक्सचेंज, तो गैस एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होता। जो मेसोफिल सेल है बंडल शीथ से कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ हैच एंड स्लेच पाथवे। जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है इस पाथवे में वो होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP कहते हैं। वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो मेसोफिल सेल में पाया जाता है। तो मेसोफिल सेल में फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 एक्सेप्ट करता है, और जो एंजाइम CO2 की फिक्सेशन करता है उसे हम पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेस कहते हैं। जो मेसोफिल है इसमें रुबिस्को एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो जो पहला कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का एसिड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मेसोफिल सेल में वो बनता है। नेक्स्ट जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो बाकी एसिड बनाता है 4 कार्बन के, जैसे मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बंडल शीथ सेल में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो 4 कार्बन के एसिड है बंडल शीथ सेल में ब्रेक डाउन करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जो CO2 है वो केल्विन साइकिल में एंटर करता है, और जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो वापस जाके रीजनरेट करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो C3 मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है मेसोफिल सेल में, जहां पे वो वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है ताकि साइकिल जो है वापस हो पाए। और जो रिलीज CO2 है वो C3 पाथवे में एंटर करता है, केल्विन साइकिल में वो एंटर करता है और यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। जो बंडल शीथ सेल है वो रिच होते हैं रुबिस्को में, बट यहाँ पे जो पेपकेस एंजाइम है वो लैक होता है। तो जो ये C3 पाथवे है अगर आप देखोगे C3 एंड C4 प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन। जो केल्विन पाथवे है इसमें हमने पढ़ा था जो RuBP है वो कंबाइन करता है CO2 के साथ, बट ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम वर्ल्ड का है। इसकी जो एक्टिव साइट है वो CO2 ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ बाइंड कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई वहां से इसका नाम आया है। जो रुबिस्को है उसकी ज्यादा एफिनिटी होती है कि वो CO2 के साथ बाइंड करे देन ऑक्सीजन, बट ये जो बाइंडिंग है वो कॉम्पिटिटिव होती है। ये डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2। नॉर्मली CO2 जो है वो कंबाइन करता है रुबिस्को एंजाइम के साथ, बट अगर ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन भी कंबाइन कर सकता है रुबिस्को एंजाइम के साथ, तो ये जो बाइंडिंग है ये कॉम्पिटिटिव होती है। जो C3 प्लांट्स है उनमें कभी कभी जो ऑक्सीजन है वो रुबिस्को एंजाइम के साथ कंबाइन करता है, एज ए रिजल्ट जो फिक्सेशन ऑफ CO2 है वो डिक्रीज होती है। तो जो RuBP है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल बनाता है। जो पहला मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन का होता है, उसे हम फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है 2 कार्बन का होता है उसे हम फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ, तो इस प्रोसेस में सिंथेसिस नहीं होता शुगर का, ATP एंड NADPH का। सो जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, तो ना तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में इट कॉज द रिलीज ऑफ CO2, तो इसमें CO2 का रिलीज हो रहा है बाय यूजिंग ATP। अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें जो फोटो रेस्पिरेशन है वो नहीं होता, बिकॉज दे कैन इंक्रीज, वो CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं एंजाइम साइट पे, तो ऑक्सीजन वहां पे कम प्रेजेंट होता है। तो जो C4 एसिड है हमें पता है मेसोफिल से वो बंडल शीथ में जाता है, वो ब्रेक डाउन करके वहां पे CO2 रिलीज होता है। सो एज ए रिजल्ट इसकी वजह से इट मिनिमाइज द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी जो रुबिस्को की है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी और यील्ड है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, और इनकी ज्यादा टॉलरेंस होती है एट हायर टेम्परेचर। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला है इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, अंदर CO2 का कितना कंसंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो फैक्टर्स है अगर आप इन्हें चेंज करो तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो चेंज होता है। सिमिलरली जो एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर वाले फैक्टर है जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 का कंसंट्रेशन जो बाहर है एंड वाटर, तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है इनके चेंज से भी चेंज ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है ब्लैक्समैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये 1950 में दिया था। अगर एक केमिकल प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करता है बाय मोर देन 1 फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर से केमिकल प्रोसेस अफेक्ट करता है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर व्हिच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू। जो फैक्टर सबसे कम वैल्यू पे है ना तो रेट उस पे डिपेंड करता है। इट इज द फैक्टर व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ क्वांटिटी इज चेंज। जो सबसे कम वैल्यू में है ना तो अगर आप उसकी क्वांटिटी चेंज करते हो तो रेट भी चेंज होता है, तो इसे ही ब्लैक
बैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, सपोज ग्रीन लीफ भी प्रेजेंट है, ऑप्टिमम लाइट भी प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है, बट जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इज वेरी लो, अगर टेम्परेचर लो है तो टेम्परेचर क्या बन जाता है, लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो फोटोसिंथेसिस तब तक नहीं होगा जब तक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। सबसे पहला फैक्टर है लाइट। लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और जो ड्यूरेशन है एक्सपोजर ऑफ लाइट, वो इन्फ्लुएंस करता है फोटोसिंथेसिस का। तो इसमें ना लीनियर रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट की इंटेंसिटी लो है ना, तो आप इंटेंसिटी को जैसे इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब जो CO2 का फिक्सेशन है वो भी इंक्रीज होता है। तो आपको ऐसे लीनियर रिलेशनशिप दिखाई देगा। बट एट हाई लाइट इंटेंसिटी द रेट डज नॉट फर्दर शो इंक्रीज। तो जैसे लाइट की इंटेंसिटी हाई हो जाती है ना, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे पैरेलल हो जाता है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सेम हो जाता है, बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, क्योंकि जो बाकी फैक्टर्स है वो लिमिटिंग हो जाते हैं। लाइट की जो सैचुरेशन है दैट अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। जो फुल सनलाइट है उसका सिर्फ 10% से ही ना जो प्लांट है उसको सनलाइट रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो प्लांट है वो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करता है सिर्फ 10% ऑफ सनलाइट से। सो एक्सेप्ट फॉर प्लांट, जो प्लांट शेड्स में रहते हैं और डेंस फॉरेस्ट में, इनको छोड़ के मैक्सिमम जो प्लांट्स है उनमें जो लाइट है इज रियरली ए लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। तो लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, क्योंकि कम लाइट से ही ना मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अचीव हो जाता है। बट अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई कर दी है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो क्लोरोफिल है इसका ब्रेकडाउन होता है और जो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकंड फैक्टर है CO2 कंसंट्रेशन। जो CO2 है ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल काफी कम होता है, 0.03 से 0.04% होता है। तो अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया CO2 का 0.05% में, तो इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। बियॉन्ड दिस लेवल जो CO2 है वो टॉक्सिक होता है, ये प्लांट को डैमेज कर सकता है। एट लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो C3 C4 प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हाई CO2 कंसंट्रेशन के। बट अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो हाई CO2 कंसंट्रेशन से ये इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो C4 प्लांट्स है इनमें सैचुरेशन होता है एट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो CO2 की कंसंट्रेशन अगर इतनी है तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये शो कर सकते हैं। बट जो C3 प्लांट्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं हाई CO2 कंसंट्रेशन पे, तो इनका जो सैचुरेशन है वो बियॉन्ड है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो इन्हें ज्यादा CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो करंट अवेलेबिलिटी है जो CO2 का एटमॉस्फेयर में, ये इनके लिए क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है C3 प्लांट्स के लिए। तो C3 प्लांट्स में अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। जैसे कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप्स है जैसे टोमेटो एंड बेल पेपर, अगर आपने इनमें CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। हमें पता है जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, और जो एंजाइम है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, वेयर जो लाइट रिएक्शन है उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर कम होता है। जो C4 प्लांट्स है हाई टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड देते हैं, तो अगर टेम्परेचर हाई है C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी हाई होता है, वेयर जो C3 प्लांट्स है वो लो टेम्परेचर पे भी रिस्पॉन्ड देते हैं। और ये ना हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है। जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है वो इक्वेटर के पास होते हैं तो इनका हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, वेयर जो टेम्परेट प्लांट्स होते हैं टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं वहां पे कम टेम्परेचर होता है, तो ये कम टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड देते हैं। फोर्थ फैक्टर है वाटर। अगर वाटर का स्ट्रेस है, अगर वाटर कम प्रेजेंट है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो CO2 अवेलेबिलिटी भी कम होती है। और जो वाटर स्ट्रेस है उससे जो लीफ है वो विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, सरफेस एरिया भी कम हो जाता है लीफ का, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम होती है, और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी कम होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।